हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 8। दिस माइट बी क्या मस्ट बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। 10 लेक्चर हो गए ना बच्चों, बस हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर है ग्रेविटेशन का। बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, स्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? स्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिटेल में जाकर पढ़ेंगे और स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और वेटलेसनेस देखेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स देखेंगे। ओके, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। उससे पहले हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे हम, और ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ बढ़िया से क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं, आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, अब मुझे पता है आपको इसके वेलोसिटी हुई नहीं, लेकिन कॉमनली लॉजिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे बच्चों। याद रखो, द रेशियो ऑफ जी ऑन अर्थ एंड जी ऑन मून इज 6। एक कॉमन सेंस है बच्चों कि चांद पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 होती है, तो अर्थ पे ज्यादा होती है ना, तो अर्थ पे इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6। द वेट इज, देखो बच्चों, ये ऐसा हमारा साइज होता है अर्थ का। इस पॉइंट को कहते हैं पोल, इसको कहते हैं इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल। जी कैसे होता है? मैक्सिमम कहां पे? पोल पे। तो वेट भी क्या होगा? वेट इज डैश डैश एट पोल, तो वेट विल बी मैक्सिमम एट पोल। मैक्सिमम एट पोल, पोल पे वेट कैसा होगा? मैक्सिमम। और इक्वेटर पे कैसा होगा? मिनिमम, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वहां पर कैसी होती है? मिनिमम। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वेट, वेट इज अ फोर्स ना बच्चों, तो ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, सीजीएस यूनिट होगा इसका डाइन। वेट का सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है। इफ अर्थ श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, मास रिमेनिंग द सेम, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज। ऐसे टाइम पे क्या करना बच्चों? देखो, वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और जी का वैल्यू क्या होता है? एम जैसा कि वैसा जी का वैल्यू होता है जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है? मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम, तो ये यम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और यम कांस्टेंट, तो वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब आर को क्या कर दिया? श्रिंक टू हाफ द रेडियस। रेडियस को क्या किया? हाफ किया। हाफ मतलब 1/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये नीचे है ना बच्चों, 1 बाय है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? आर की जगह हाफ रख दिया, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो वेट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। अगर 1/3 टाइम कहा जाता तो 1/3 रखते, 9 टाइम्स हो जाता। ऐसे डबल कहता तो 2 स्क्वायर 4, 1/4 हो जाता, वो इस तरह से। ओके, अब ये जो है बच्चों, ये ट्रू फॉल्स है। ओके, आउटसाइड द अर्थ द वेट ऑफ बॉडी वेरी एज, अच्छा सॉरी, ये तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही है। वेट वेरी एज आउटसाइड द अर्थ, अर्थ से ऊपर जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो तो वेट कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो वेरी एज डैश डैश, यहां आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है बच्चों। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन नहीं होती, मास को डायरेक्शन नहीं होती। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 100% ट्रू, ठीक है। वेट फोर्स है ना, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई बात नहीं। वेट इज मिनिमम एट पोल, नहीं बच्चों, पोल पे जी मैक्सिमम होता है तो वेट भी मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है, इसलिए वेट भी मिनिमम होगा। तो वेट इज मिनिमम एट पोल, तो मिनिमम होगा क्या पोल पे? नहीं, ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस वन इज फॉल्स। ओके, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। अब याद रखो, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट। यहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहां से ऊपर जाओगे तभी कम होगी, नीचे आओगे तो भी कम होगी, इक्वेटर की तरफ जाओगे तो भी कम होगी। इन्फिनिटी पर जाने पर जी कितना हो जाएगा? 0। सेंटर पे आने पर जी कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पर मिनिमम होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। और क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, मतलब हाइट के हिसाब से जी की वैल्यू बढ़ती है, ये गलत है बच्चों। तो ये भी क्या हो गया हमारा? दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लो बच्चों, ये सारे आंसर इतने हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बच्चों। हमने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, हम चेक कर रहे हैं कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। और जितना आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बढ़िया से हमने सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें क्या है बच्चों, वो आपको ये क्या है आपका? मैच द कॉलम से 2 कॉलम दिए हुए, आपको सिर्फ फॉर्मूले मैच कराना है, ठीक है। हो गया बच्चों, वो फॉर्मूले मैच करे अपने।
पता है मुझे एस्केप वेलोसिटी आपको हुई नहीं, लेकिन लॉजिकली आप बाकी तीनों को मैच करा सकते हो। जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी, और उसका जो प्रूफ है इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब देख लो यहां पर क्या होगा। इसके वेलोसिटी आपको पता नहीं, फिलहाल आपको पता नहीं, इस लेक्चर के बाद पता हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये यहां पर जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव होती है। अब क्यों निगेटिव होती है वो भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ग्रेविटेशनल फोर्स ये आ जाएगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बचा क्या, 2 GM बाय आर, ये हो जाएगी आपकी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, देखेंगे उसको भी देखेंगे, इसका प्रूफ आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। अब ये जो है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 12th में बहुत आएंगे। हर फॉर्मूले को आपको डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, अब ये जो रो है यहाँ पर 4/3 पाई रो, अभी रो आपके लिए न्यू है। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज रो, रो, और इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ कह देंगे, चलो डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको डी से भी डिनोट कर सकते हो आप, दिस कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर देंगे, नो मैटर। जब भी रो ऐसा सिंबल आएगा तो सोचने का कैपिटल एम की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रखा हुआ है, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। ओके, तो हम ये प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो G का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एग्री, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो 4/3 पाई आर रो जी, सॉरी यहाँ पर कैपिटल जी होना चाहिए, आई एम रियली सॉरी बच्चों, यहाँ पर कैपिटल जी होना चाहिए। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये G डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को साइड में ले लेंगे हम, इस मास के जगह क्या रखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ रहे हो, ये है हमारा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और ये है डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी। V क्या है, वॉल्यूम, और रो क्या है, डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, G बाय आर स्क्वायर इंटू V, V क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ स्पेरिकल होता है ना बच्चों, अर्थ इज अ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या होता है, रो, क्या होता है, रो। तो ये आर स्क्वायर और ये 3 में के 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, 4/3, ये पाई, ये आर, ये रो, और ये जी। ठीक है ना, इस तरह से। तो वहां पर स्मॉल जी होगा क्या, नहीं, वहां पर क्या होगा, कैपिटल जी। दैट वाज आवर प्रिंट मिस्टेक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया हमारा 4/3 पाई आर रो जी। तो घबराने की कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन का जो भी फॉर्मूला आपको डेंसिटी के फॉर्म में पूछ रहा है, जब भी डेंसिटी के फॉर्म में पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, उस फॉर्मूले को लिखना है, और उस फॉर्मूले में जो कैपिटल एम की वैल्यू है, व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ। और शायद मैंने लास्ट लेक्चर में मास ऑफ अर्थ आपको 2 × 10⁻30 दिया है, वो रॉन्ग है बच्चों। मास ऑफ अर्थ इज नॉट 2 × 10⁻30, 2 × 10⁻30 इज मास ऑफ सन, सूरज का मास होता है 2 × 10⁻30, और अर्थ का मास क्या होता है, 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इतना क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमने लिखा भी है, मास ऑफ अर्थ इतना होता है, और 2 × 10⁻30 वो क्या होता है, मास ऑफ सन, सूरज का मास होता है वो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वेट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट, साइंटिफिक रीजन है बच्चों। देख लो बच्चों, वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, m ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आपका जो m है, मास ऑफ बॉडी, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और g क्या होता है, g इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लैनेट, gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें का कैपिटल जी भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट। ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख देता हूं। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू छोटा एम स्मॉल एम, मतलब मास ऑफ द बॉडी, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें का ये छोटा एम और बड़ा जी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, उसको हटा देंगे हम, तो ये इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वेट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट, रेडियस स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट। तो अगर आप प्लैनेट चेंज करोगे तो प्लैनेट का मास चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर प्लैनेट का मास और रेडियस कैसे होता है बच्चों, अलग अलग होता है, इसलिए हर प्लैनेट पे जो वेट होता है बॉडी का वो अलग अलग होता है। जैसे मून और अर्थ का ले लो, मून अर्थ से बहुत छोटा है, उसका रेडियस भी छोटा है, मास भी छोटा है, तो मून पे वेट कैसा होता है, 1/6 टाइम होता है। तो ऐसे मास और रेडियस पे डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट का मास और रेडियस क्या है, उस हिसाब से उस प्लैनेट पर वेट और मास, सॉरी वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो हर प्लैनेट का
मास और रेडियस कैसा होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वेट भी बॉडी का कैसा होता है, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होता है। अगर इमेजिन करो ऐसा इमेजिनरी प्लैनेट है, दो प्लैनेट है जिसका मास और रेडियस सेम है, तो दोनों पे वेट कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। ऐसे भी हो सकता है, इमेजिनरी कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं हो सकता, इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें पता करना है बच्चों, ये सॉल्व कर लेंगे, उसको आखिरी में सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द अर्थ अट्रैक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर ऑन object of larger mass. Why doesn't that object fall down with higher velocity than object with lower mass? अब देखो, अगर हम लॉजिक नहीं लगाएंगे और रफ आइडिया लगाएंगे, सपोज इमेजिन करो ये अर्थ है बच्चों, हमारा अर्थ, इसका मास क्या है, कैपिटल एम। अब दो बॉडीज ले लेंगे, ये छोटा एम, ये स्मॉल एम वन, और ये बड़ी बॉडी है स्मॉल एम टू। दोनों सेम हाइट पे है, सरफेस से सेम हाइट पे है एच, और ये भी कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये अर्थ क्या करेगा, इस पे ग्रेटर मास लगाएगा। व्हाई, बिकॉज इस पे जो फोर्स है उसको हम F1 ले लेंगे, और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको F2 ले लेंगे, तो इधर ये फोर्स लगेगा F2। इस फोर्स से इस बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, और इस बॉडी को कितने से अट्रैक्ट कर रही है, F1। तो F1 कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू G, पहले बॉडी का मास मतलब अर्थ का मास कैपिटल एम स्मॉल m1 डिवाइडेड बाय, इमेजिन करो दोनों के बीच का रेडियस से पकड़ के पूरा डिस्टेंस कितना है, h, तो ये h स्क्वायर आ जाएगा। मुझे पता है r प्लस h होता है, लेकिन हम h कंसीडर कर रहे हैं, ओके। और f2 कितना हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू g बड़ा m, अर्थ एक बॉडी है, और m2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर h2 कांस्टेंट, h2 कांस्टेंट, सॉरी h कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो f1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, F2 is directly proportional to M2। अब आपको डायग्राम से पता लग रहा है कि M2 is greater than M1, M2 is greater than M1, डेफिनेटली M2 बड़ा है, M1 छोटा है, तो F2 कैसा होगा, ज्यादा होगा। F2 is greater than F1, F2 is greater than F1, तो ये फोर्स कैसा है, ज्यादा है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि इस पे फोर्स ज्यादा है, तो इसको अर्थ फास्टली अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो होता है gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी, ये रहने दो, ये रहने दो, डिपेंड ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ व्हिच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट या ऑलवेज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें मास ऑफ बॉडी का कोई रोल है क्या, नहीं, मतलब बॉडी बड़ी रहने दो, छोटी रहने दो, कैसी भी रहने दो, सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़ी बॉडी रहने दो, छोटी रहने दो, बहुत छोटी रहने दो, बहुत बड़ी रहने दो, सेम हाइट से अगर वो नीचे गिर रही है तो सेम टाइम पे वो अर्थ पे पहुंचेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not have the mass of body, it does not depend on mass of body। समझ रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए सेम टाइम पे वो अर्थ पे पहुंचेंगे, और सभी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसा तो होगा 100%, जिसका मास ज्यादा है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन मास कम होने के बावजूद दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगेगा, सेम लगेगा। व्हाई, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है उसको अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वो फॉर्मूला क्या है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दैट m इज मास ऑफ अर्थ, एंड मास ऑफ अर्थ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी के लिए कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। समझ रहे हो आप, तो इस तरह से ये चीजें होती है बच्चों, ठीक है। अब ये आखिरी, इसको पढ़ने से पहले पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे बच्चों, अच्छे से देख लो। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब व्हाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव, इसका रीजन क्या है बच्चों। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था mgh, हम g को कैसा लेते हैं, कांस्टेंट, कैसा कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। लेकिन आप अर्थ से बहुत दूर चले जाओगे तो g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं। तो इन्फिनिटी पे जाने के बाद g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। एट इन्फिनिटी जी कितनी होती है, जीरो। तो जी अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। अब इसके नीचे अगर आप आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम होनी चाहिए, तो जीरो से कम क्या होता है, निगेटिव। जीरो से कम क्या होता है, निगेटिव। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यहाँ पे क्या होती है, निगेटिव। व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव, बिकॉज एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो नीचे आओगे तो उससे कम होना चाहिए, तो उसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इफ द बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट हाइट
3600 किलोमीटर। तो हाइट कितनी दी गई है? 3600 किलोमीटर। कोई बात नहीं। ओके, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ। घूम रही है, घूमने दो, नो मैटर। कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6400 किलोमीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर मतलब क्या होता है? 6400 किलोमीटर। मतलब हो क्या रहा है? ये अर्थ है और ये हाइट पे ये ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट हो, बॉडी हो। ओके, ये हाइट। तो हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो r प्लस एच। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r प्लस एच। तो माइनस का माइनस, जी कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल एम क्या होता है? 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ बॉडी, तो बॉडी का मास कितना दिया हुआ है? इफ बॉडी परफॉर्म्स यूसीएम ऑफ हाइट 3600 किलोमीटर। ठीक है, मास ऑफ बॉडी आई थिंक 10 किलोग्राम है बच्चों। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। मास ऑफ बॉडी जो है वो कितनी दी गई है? ठीक है, 2 मिनट। मास ऑफ बॉडी, ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। मास ऑफ बॉडी 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, मास भी 10 किलोग्राम है। ये जो बॉडी है घूम रही है स्मॉल एम, ये कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ बॉडी इज 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम ले लिया हमने, 10 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब आर कितना है? 6400, लेकिन किलोमीटर है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6400 और हाइट कितनी है? 3600 और ये किलोमीटर है बच्चों, तो दोनों का एडिशन होगा, ये किलोमीटर हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखो, ये 10⁻24, 10⁻1, 25 में से 11 गए, कितने रहते? 25 में से 11 गए, 14। 10⁻14, समझ रहे हो ना? 25 में से 11 गए तो कितने रहते? 14 रहते। ठीक है, अब बचा क्या? 6 7 जा 42, 4 0 4 40, पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद। ये माइनस का माइनस डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है ना, 10,000 और किलोमीटर का मीटर क्या होगा? 10⁻3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 4 5 6 7 प्लस 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -7। तो 14 में से 7 के कितने रहते? 7। तो ये क्या हो जाएगा? -40.02 इंटू 10⁻7 जूल। इतनी क्या हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और उसको अगर 1 से सरका लिया आपने तो 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, पॉज करके सॉल्व कर लो बच्चों बढ़िया से। ओके, चलो, तो इतने न्यूमेरिकल हो जाने के बाद अब हमारी बारी आ गई। अब हमें पढ़ना है इस्केप वेलोसिटी। क्या पढ़ना है? इस्केप वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बच्चों, इस्केप वेलोसिटी। इस्केप का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इस्केप? इस्केप मतलब छूट जाना, कोई चीज को छोड़ देना। ओके, सुटका होने इन मराठी। इस्केप मतलब क्या? छूट जाना, उसको किसी बॉडी को इस्केप कर देना, फ्री कर देना। ठीक है, अब यहां पर किस चीज से इस्केप करना है हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किसके? अर्थ के। किसके? अर्थ के। अब सिंपल सी चीज है बच्चों, अच्छे से देखो। सपोज कोई बॉडी है, अर्थ से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं मतलब ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो वो कितने ऊपर जाएगी ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल वेलोसिटी पे। किस पे? इनिशियल वेलोसिटी पे। इमेजिन करो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, ब्यूटीफुल सा अर्थ। अब ये बाउंड्री है इन्फिनिटी की। ये कौन सी बाउंड्री है? इन्फिनिटी की। मतलब यहां तक ही ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके आगे कुछ नहीं। इस ग्रेविटी अर्थ का इसे कुछ लेना देना है क्या? नहीं। अब मैंने क्या किया, यहां से एक बॉडी प्रोजेक्ट की 1 किलोमीटर पर सेकंड से। तो हुआ क्या, ये बॉडी ऊपर गई, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, बिकॉज फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में होगा ना, यहां तक जाएगी, यहां से फिर वापस आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसी बॉडी को वेलोसिटी दी 2 किलोमीटर पर सेकंड, तो इससे और ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी। 5 किलोमीटर पर सेकंड, और ज्यादा ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी। 9 किलोमीटर पर सेकंड, और वापस जाएगी, ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी। 10 किलोमीटर पर सेकंड, और ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी। 11 किलोमीटर पर सेकंड, और ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी। अब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अगर आपने दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपने दिया, तो ये बॉडी इस मार्जिन को क्रॉस कर जाएगी। अब ये बॉडी वापस नहीं आएगी। तो इस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को क्या कहेंगे? इस्केप वेलोसिटी।
क्या कहेंगे, इस्केप वेलोसिटी। मतलब बॉडी छूट गई ना ग्रेविटेशनल फील्ड के, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से छूट के बाहर चली गई, तो इसको क्या कहेंगे, इस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आएगी, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी given to the body so that it escapes from earth's gravitational field. Earth's gravitational field is called escape velocity. उसको क्या कहा जाएगा, escape velocity। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, द मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी, जो बॉडी को दी गई, सो दैट क्या हुआ, वो देने के बाद इट escape फ्रॉम, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से उससे बाहर निकल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकती, तो ऐसे बॉडी को क्या, ऐसे वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा, escape velocity। तो अगर आपने बॉडी को escape velocity दे दी तो वो बॉडी चली जाएगी इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। और जीरो मतलब मैक्सिमम, बिकॉज यहां पर निगेटिव होती है ना, जीरो से कम होती है। समझ रहे हो आप, तो इन्फिनिटी पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी given to the body so that it escape from earth gravitational field, it is called as escape velocity। तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, escape velocity। अब हमें क्या करना है, escape velocity का एक्सप्रेशन बनाना है। क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, अगर आपने बॉडी को escape velocity, इतनी वेलोसिटी अगर दे दी तो वो कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी पर जाने के बाद क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। क्या, कम ऑन लिखो, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और उसका डिजिट याद रखो बच्चों, प्रूव करके बताऊंगा मैं कैसे आया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अर्थ, ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी ज्यादा वेलोसिटी अगर आप दे दोगे तो वो बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ लिखना पड़ेगा ऐसा, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, ये हमारा फिक्स रहता बच्चों, मास ऑफ बॉडी का मास हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। वी स्केप इज इक्वल टू स्केप वेलोसिटी, मतलब इतनी अगर आप वेलोसिटी दोगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप हो जाएगी। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझ रहे हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो केस फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, केस फर्स्ट इफ बॉडी इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड गिवन escape velocity, बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे है और उसको हमने क्या की, escape velocity दी, तो क्या हो जाएगा, नंबर वन काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी को हमने कितनी वेलोसिटी दी, वी escape, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 मास ऑफ बॉडी इंटू escape वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो बॉडी को हमने अर्थ पे रखा और बॉडी को यहां से हमने कितनी वेलोसिटी दी, इनिशियली वी escape इतनी वेलोसिटी दी, इसका मास कितना है, m, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m वी escape स्क्वायर। अब ये बॉडी यहां पर है, इसका रेडियस कितनी हो जाएगी, r। तो अब बी पॉइंट, ये ए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया हमने, अब फाइंड आउट करेंगे बी क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस कैपिटल जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइडेड बाय आर। समझ रहे हो, आर प्लस एच होता है, लेकिन यहाँ पर एच कितना होगा, जीरो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सपोज E1, टोटल एनर्जी कितनी है, E1। तो E1 क्या हो जाएगा, E1
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दो ही टाइप की एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m v escape स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1/2 m v escape स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गई E1 टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। अब होगा क्या बच्चों, आपने कितनी वेलोसिटी दी है? एस्केप वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी दी है, तो कुछ समय बाद वो बॉडी कहां चली जाएगी? केस 2 एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी वो बॉडी पहुंच जाएगी इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर जाने के बाद नंबर ए क्या हो जाएगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज इंफिनिटी पे जाके वो रुक जाएगी, इंफिनिटी पे जाने के बाद रुक जाए, थक जाएगी ना बेचारी, ठीक है ना, इंफिनिटी की जाने के बाद रुक जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब इंफिनिटी पे गई तो आर प्लस एच कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ गई? जीरो। अब सी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो लेट टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज सपोज E2। E2 क्या है? टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो E2 क्या होता है बच्चों? E2 विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो E2 कितना हो जाएगा? जीरो। तो इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी कितनी है? जीरो। कितनी है? जीरो। अब हमारे पास एक रूल है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के हिसाब से टोटल एनर्जी जो अर्थ सरफेस पर है उतनी ही एनर्जी कहां पर होगी? इंफिनिटी पर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है? किधर गई? ये देख लो, 1/2 m v escape स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके टोटल एनर्जी कितनी? जीरो। E2 कितनी आई थी? जीरो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है बच्चों। अब ये माइनस को उठाकर इधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा? 1/2 m v escape स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अब क्या होता है? मजा आने वाला फैक्टर, आपको बहुत मजा आता है कैंसिलेशन में। स्मॉल एम गेट कैंसल, ये 2 को उठा के उधर भेज दो। v escape स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय आर, 2gm डिवाइडेड बाय आर। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो v escape इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर escape वेलोसिटी। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर escape वेलोसिटी। हो गया? हो गया। अगर आप यहां पर वैल्यू रख दी, जी की वैल्यू कितनी? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो एस्केप वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद कर लो, मेमोराइज कर लो, बहुत फायदा होगा। इसके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 11.2, लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देख लो उसके आगे, बट g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। एग्री? g इज इक्वल टू क्या होता है? gm बाय आर स्क्वायर। तो इसको उठाकर इधर भेज दो, तो gm क्या हो जाएगा? gm इज इक्वल टू g आर स्क्वायर। gm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g आर स्क्वायर। gm इज इक्वल टू g आर स्क्वायर। अब ये जो gm है यहाँ का जो gm है, इसके जगह हम क्या रखेंगे? जी आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? v escape इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का 2, gm की जगह क्या रखेंगे? जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर आर कैंसल,
तो v escape क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gr। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करोगे तो यहां से भी escape वेलोसिटी लगभग कितनी आ जाएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतने स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो वो जो बॉडी है वो रुकेगी नहीं, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो पॉज करके इतनी सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो बच्चों। देखो अच्छे से देखो, हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की अर्थ पे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की, दोनों का एडिशन किया, टोटल एनर्जी मिल गया। अब हमने इसको एस्केप वेलोसिटी दी ताकि ये इन्फिनिटी पर चला जाए। अब ये जब इन्फिनिटी पर जाएगा तो रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, जीरो। अब दोनों का एडिशन किया तो टोटल एनर्जी मिली। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों एनर्जी को हमने इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो ये आया, इसमें ये वैल्यूज पुट किए तो ये आंसर आया। और यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन किया हमने, ये फॉर्मूला हमें पता था, कीप करने के बाद अंडर रूट ऑफ 2gr आया, तो ये मिल गई हमें एस्केप वेलोसिटी। क्या मिल गई, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, चलो पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आ गई हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो अब आपको एस्केप वेलोसिटी वो जो हमने मैच द कॉलम में लिया था अंडर रूट ऑफ 2gm/r, अब आपको समझ गया होगा कि व्हाई सर टेक्स 2gm/r, अंडर रूट ऑफ 2gm/r आ गया था वहां पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। तो जब हम अर्थ पे से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर बॉडी को फेंकेंगे तो वो बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाएगी, उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एस्केप वेलोसिटी। समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अब क्या बचता है हमारा, दो तीन चीजें बच जाती है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी को डेंसिटी के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी को डेंसिटी के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो जब भी डेंसिटी के फॉर्म में रिड्यूस करना होता है तो हम क्या करते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो देख लो फॉर्मूला क्या है हमारा, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। मानते हो, ओके। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो को क्या कहते हैं, डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब होता है बच्चों 3 डायमेंशनल, इनटू डेंसिटी रो, ये आ गया मास। इसको उठाकर यहां पर रख दो। वी एस्केप इज इक्वल टू ESC बच्चों, सॉरी, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 2 का 2 इंटू ये g/r, जैसा कि वैसा, मास की जगह क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब क्या हो जाएगा, देख लो बच्चों कि r और 3 में का एक कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर बचेगा। ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, वी एस्केप 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, r स्क्वायर बचा ना, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, अंडर रूट ऑफ, अंदर क्या क्या बचा, 2g पाई रो, 2g पाई रो डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, लिख लो बच्चों, चलो कम ऑन, ओके। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर 11th एंड 12th। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। तो ये हमने क्या किया, मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रखा और ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है बच्चों, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून गिवन दैट मास एंड रेडियस ऑफ मून। मास ऑफ मून दिया हुआ है, मास ऑफ मून है बच्चों 7.34 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 है बच्चों, आई एम सॉरी, 22 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ मून, मास ऑफ मून। उसके बाद रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपसे कहा है फाइंड आउट क्या, फाइंड आउट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून, m फॉर मून, कोई बात नहीं। तो वी एस्केप फ्रॉम द मून इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 2
जी कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ मून, मून का मास कितना है 7.34, 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून कितनी है 1.74 इंटू 10⁻6। पहले तो ऐसा देख के आप घबराया मत कीजिए, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देख लो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ इसको 2 लिखेंगे इंटू इसको लिखेंगे 6.7, ये इसके आगे का 7 है ना, एक से बढ़ा लेंगे 6.7, 6.7 हो गया ये। इसको लिखेंगे 7.3, ठीक है, 5 से छोटा है छोड़ दिया उसको, डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे 1.7, क्या लिखेंगे 1.7। अब ये +6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6, तो -6 -11 -17 -17, 22 में से 17 गए, कितने रहते बच्चों 30 20 22 5 कितने रहते 10⁵। अब जब भी एक चीज याद रखो, जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो 10 का पावर इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इवन। तो इसको एक तो 6 करो या फिर 4 करो, 6 करो या 4 करो। तो एक 0 मैंने अगर यूज कर लिया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 6.7 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁴। स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 10⁻²। अब इसको आप बढ़िया से सॉल्व करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन, उसको लगभग अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करो, तो ये सारा अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक्चुअली आएगा 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या कह सकते हैं किलोमीटर, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या किया हमने, मून पे से एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। तो किसी भी प्लेनेट से आप क्या कर सकते हो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रख के 2gm/r उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है वेटलेसनेस इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। क्या, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ओके, लगाओ हेडिंग लगाओ, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इसको जीरो ग्रेविटी कंडीशन भी कहा जाता है पैर से, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। क्या कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, देखो बच्चों, लिखो हेडिंग लिखो, वेटलेसनेस इन स्पेस, वेटलेसनेस इन स्पेस। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है, देख लो बच्चों, इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब देख लो, इसको प्यार से क्या कहा जाता है, जीरो ग्रेविटी कंडीशन, जीरो ग्रेविटी कंडीशन, जीरो ग्रेविटी कंडीशन, ओके। अब देखो जीरो ग्रेविटी कंडीशन, बट जी इज नॉट एक्चुअली जीरो, लेकिन जी जीरो होती है क्या, नहीं। अब आप क्या समझ सकते हो कि सर क्या हो रहा है, स्पेस में आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, हाइट ऊपर जा रहे हो, तो जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होती है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसा होता होगा सर कि यहाँ पर जी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती होगी, लेकिन ऐसे नहीं होता बच्चों। तुम स्पेस में घूम रहे हो अराउंड द अर्थ, फिर भी क्या होता है, आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है इस हाइट पर, वो होती है 11% ऑफ जी, मतलब लगभग 11%, जितना सरफेस पे है उसका 11% वहां पर जी की वैल्यू रहती है। मतलब हाइट की वजह से, हाइट इज नॉट द रीजन, हाइट इज नॉट द रीजन फॉर वेटलेसनेस, फॉर वेटलेसनेस। मतलब जब आप स्पेस में घूमते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको वेट ही नहीं है, आपको वेट है क्या, नहीं, ऐसी फीलिंग आती है, उसको क्या कहा जाता है, वेटलेसनेस। तो इस कंडीशन को प्यार से क्या कहते हैं, जीरो ग्रेविटी कंडीशन। अब आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है, जी की वैल्यू वहां पर जीरो होगी इसलिए वेटलेसनेस आया, नहीं, तो जी की वैल्यू वहां पर जीरो होती है क्या, नहीं, तो कितनी होती है 11% होती है। तो क्यों आती है वेटलेसनेस, तो इमेजिन करो, इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इमेजिन करो आप क्या कर रहे हो, ये आप पर्सन है, ऑब्जर्वर है, सर पे एक टोकरा रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ वेट है, इसको आप कैरी कर रहे हो, तो इसका वेट आपको फील होगा 100%। अब ये वेट क्यों फील होगा, बिकॉज इसका जो वेट है वो आपके सर पर एक्ट होगा, mg। अब इसने आपके सर पर mg डाला तो आप नॉर्मल रिएक्शन डालोगे उस पर, n, तो आपने उस पर क्या डाला, नॉर्मल रिएक्शन, तो आपने उस पर नॉर्मल रिएक्शन डाला, इस वजह से आपको वो वेट फील हो रहा है। लेकिन सपोज आप क्या हो गए, एक बिल्डिंग पे चढ़ गए, एक बिल्डिंग पे चढ़ गए, अब इस बिल्डिंग पे चढ़ने के बाद आपने सर पर टोकरा लेके यहां से जंप किया, यहां से जंप किया। अब यहां से यहां तक की जर्नी इमेजिन करो, उसके आगे क्या होगा ठीक है छोड़ दो, लेकिन यहां से यहां तक की इमेजिन करो, क्या होगा बच्चों, आप ऐसे होगे और ये जो टोकरा है, ये जो कंटेनर है टोकरा जिसमें वेट है वो ऐसा होगा।
अब जितनी आपकी वेलोसिटी है नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, उतनी ही इसकी भी ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। मतलब ये आपके सर पर वेट एक्सर्ट कर सकता है क्या? ये टोकरा जो होगा आपके सर पर वेट एक्सर्ट कर सकता है क्या? नहीं। मतलब ये आपके सर पर mg वेट डालेगा क्या? नहीं डालेगा। तो आप इस पे नॉर्मल रिएक्शन डालोगे क्या? नहीं। तो इसका वेट आपको फील होगा क्या? नहीं। सेम थिंग हैपनिंग इन द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट में क्या होता है, रिवॉल्विंग सैटेलाइट में क्या होता है, ये अर्थ, तो ये सारे ये क्या हो गए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गए। क्या हो गए? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अगर बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो उसमें आपको वेट फील होगा क्या? नहीं। अगर आपकी बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो वहां पर आपको वेट फील नहीं होगा। ठीक है ना? तो सेम सिचुएशन होगी बच्चों। क्या होगा देखो, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे हम इसको। क्या कहते हैं कि द वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ठीक है ना? वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। किस वजह से होता है? स्टेट ऑफ फ्री फॉल की वजह से होता है, स्टेट ऑफ फ्री फॉल। अब होगा क्या देख लो, स्टेट ऑफ फ्री फॉल दो द स्पेसक्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग। अब देखो जो स्पेसक्राफ्ट होता है, स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। जो स्पेसक्राफ्ट होता है अर्थ की तरफ फॉल नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ रहे हो? ये हमने मून का भी देखा था, बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग में ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है लेकिन फॉल नहीं हो रहा अर्थ की तरफ। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इसकी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे उसकी भी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है? तो क्या होगा? एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके, तो एज द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल। अब ये क्या है? बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, हेंस इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसलिए ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी होने के बावजूद ये अर्थ की तरफ नहीं गिर रहा है। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? टेंजेंशियल है। कैसी है? टेंजेंशियल है। अब एज द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज सेम फॉर द स्पेसक्राफ्ट एज वेल एज ट्रैवलर। ओके, तो जो वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल है, वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज सेम फॉर spacecraft एंड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की और स्पेसक्राफ्ट की, दोनों की फ्री फॉल की वेलोसिटी कैसी है? सेम है। तो इफ some object is released by observer, then it remains stationary with respect to spacecraft या ऑब्जर्वर। ठीक है? मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू कि ऐसा सैटेलाइट घूम रहा है, इसने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो स्टेशनरी। होता क्या है बच्चों? वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको वेटलेसनेस फील होता है, उसमें जो पर्सन बैठा हुआ है उसको वेटलेसनेस फील होता है। इसका रीजन क्या होता है? स्टेट ऑफ फ्री फॉल। अब ये सैटेलाइट भी फ्री फॉल कर रहा है, उसमें एक ऑब्जर्वर भी फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल कर रहा है तो वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रहा? स्पेसक्राफ्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, नीचे नहीं गिर रहा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हेंस इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस वजह से क्या है? वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज सेम फॉर स्पेसक्राफ्ट एंड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर और स्पेसक्राफ्ट दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल कैसी है? सेम है। तो इफ सम ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन इट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसक्राफ्ट। तो ये कैसे रहेगा? स्टेशनरी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसक्राफ्ट। और इसी वजह से क्या होता है? The traveler feels weightless. समझ रहे हो? तो इसका रीजन जो एग्जैक्ट है 12th के बुक में वो कुछ इस तरह से है। मैंने आपको वो बताया था, टोकरा जो है उसके सर पर वेट नहीं डाल सकता, तो आप उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डालोगे क्या? नहीं। तो 12th के बुक में क्या कहते हैं? इमेजिन करो ये आपका स्पेसक्राफ्ट है और इस स्पेसक्राफ्ट के सीट पे आप बैठे हुए हो, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है आपकी भी उतनी ही वेलोसिटी है। तो आप इसके सीट पर mg वेट डाल सकते हो क्या? नहीं। तो ये आप पर नॉर्मल रिएक्शन डालेगा क्या? नहीं। तो आपको वेट का फील होगा क्या? नहीं। सिंपल।
ओके और अगर आप सरफेस पे रुके हुए तो आप क्या करोगे, फ्लोर पे वेट डालोगे mg, फ्लोर आप पे नॉर्मल रिएक्शन डालेगा तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन होगा और आपको वेट का फील होगा, लेकिन यहाँ पर वेट का फील होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो दो तीन चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई कि वेटलेसनेस क्यों फील होती है, बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, और जितनी आपकी स्पीड होगी उतनी ही स्पेसक्राफ्ट की स्पीड होगी। और वेटलेस मतलब जीरो ग्रेविटी कंडीशन कहते हैं, लेकिन ग्रेविटी वहां पर जीरो होती क्या, नहीं, 11% ग्रेविटी होती है। अब हाइट का भी इश्यू नहीं है, तो रीजन क्या है, जो स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो वो गिर क्यों नहीं रहा अर्थ की तरफ, बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो फिर अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से घूम रहा है तो जितनी स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी उसमें बैठे हुए ऑब्जर्वर की होगी, तो ऑब्जर्वर भी क्या हो गया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया। तो अगर कोई बॉडी उसके हैंड से रिलीज होगी तो वो कैसी रहेगी, इट विल बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट में वो कैसी रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, या जो भी आदमी उस स्पेसक्राफ्ट में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में वो कैसी रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में बैठे हुए हो स्पेस में तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, वेटलेसनेस की। तो इसको क्या कहते हैं प्यार से, जीरो ग्रेविटी कंडीशन भी कहा जाता है। कौन सी कंडीशन, जीरो ग्रेविटी कंडीशन। अब लास्ट जो टॉपिक बच जाता है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। कौन से वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, अब हमने वेव्स के बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं। सिंपल, इफ स्टोन इज थ्रोन इन वाटर, इफ स्टोन इज थ्रोन इन वाटर्स देन रिपल्स आर प्रोड्यूस, उसको भाकरिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, पानी में अगर पत्थर मारोगे तो ऐसे क्रेस्ट ट्रफ ऐसा होता है ना मोशन, उसको क्या कहते हैं, भाकरीज इन वाटर। ओके, तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, रिपल्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड वेव, उसको क्या कहते हैं, वेव। तो हमें तरह तरह के वेव्स पता है बच्चों, गामा रे एक वेव है, उसके बाद एक्स रे एक वेव है, उसके बाद यूवी लाइट एक वेव है। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब इनको ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कौन इमिट करता है, दे आर इमिटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, दे आर इमिटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट, स्टार, ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वेव्स कौन इमिट करता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब इनसे क्या होता है, वी गेट नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, वी गेट नॉलेज अबाउट यूनिवर्स बाय यूजिंग दिस वेव्स। तो ये सारे वेव्स को हम रिसीव करके क्या करते हैं, यूनिवर्स का नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, इट इज वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, दे हैव बीन कॉल्ड वेव्स ऑन अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। ओके, वेव्स ऑन फैब्रिक मतलब यहां पर फ्रेज है बच्चों, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं। वेव्स ऑन अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम मतलब एक एक्सिस पे स्पेस ले लो, दूसरे एक्सिस पे टाइम ले लो। ठीक है, तो इधर स्पेस ले लिया और इधर टाइम ले लिया, तो ऐसा अगर कोई वेव जनरेट हुआ तो उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल वेव। तो वेव्स ऑन अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ऐसा फ्रेज उन्होंने कहा है। वेव्स ऑन अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव। अब ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जिस्टेंस सबसे पहले किसने बताया, आइंस्टाइन। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जिस्टेंस किसने बताया, आइंस्टाइन ने। कौन से ईयर में, ईयर 1916 में आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स नाम का कोई वेव भी होता है। अब ये बहुत वीक होता है, ओके, इट इज वेरी वीक, हेंस डिफिकल्ट टू रिसीव, बहुत वीक होता है, इसलिए कहां पर है कहां पर नहीं इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू व्यू या डिफिकल्ट टू डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वेव्स ऑन अ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम मतलब कपड़े पर, ऐसा ही करे, स्पेस टाइम के रीजन में जो वेव्स होते हैं उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन ने 1960 में सबसे पहले कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव टाइप के भी कोई वेव्स है, लेकिन ये बहुत वीक होते हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया है, उसको कहा जाता है LIGO। द डिवाइस कॉल्ड LIGO,
GO is made to detect them, टू डिटेक्ट देम, इनको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया LIGO। अब इसका जो लॉन्ग फॉर्म है बच्चों वो है लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल वेव ऑसिलेटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, सॉरी ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। L फॉर लेजर, I फॉर इंटरफेरोमेट्रिक, G फॉर ग्रेविटेशनल वेव, O फॉर ऑब्जर्वेटरी। लीगो नाम का एक डिवाइस बनाया गया जिससे क्या कर सकते हैं, हम इस वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इस वेव्स को डिटेक्ट किया फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। ओके, दे आर आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो स्पेस में ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, वहां पे कुछ सोर्स होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स, प्लैनेट वगैरह होते हैं। तो उस सोर्स से क्या होता है, ये वेव्स इमिट होते हैं और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया उसका नाम क्या है, लीगो। ओके, तो ये सिर्फ क्या है बच्चों, दिस इज द इंफॉर्मेशन। और ये वेव से क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। तो इन वेव से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, व्हाट इज स्पेस, व्हाट अबाउट स्पेस, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वजह से हमें मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का ये डिवाइस होता है जिसे क्या कहा जाता है, लीगो। क्या कहा जाता है, लीगो। लीगो का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इस तरह से ये जो चीजें होती है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल वेव्स। क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल वेव्स। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वेव्स। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम करेंगे इस लेक्चर को खत्म बच्चों। तो आप अच्छे से बढ़िया से, बहुत बढ़िया तरीकों से पढ़ाई करते रहिए। कुछ प्रॉब्लम आया तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक प्रॉब्लम देख लेंगे बच्चों। चलो कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसके वेलोसिटी का कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रॉब्लम है, उतना एक प्रॉब्लम देख लेंगे। चलो टाइम है हमारे पास और 9 मिनट्स है हमारे पास, मैक्सिमम 60 मिनट का हम लेक्चर ले सकते हैं बच्चों, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं बच्चों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहले भी कहा है मैंने कि बोर्ड एग्जाम के लिए उतने न्यूमेरिकल नहीं आते। तो क्या कह रहा है कि द मास ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर से क्या कह रहा है, इट्स रेडियस इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ। इफ escape velocity of body from surface of earth, escape velocity from surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, फाइंड escape velocity from the planet। बहुत बढ़िया, समझ गए। वर्डिंग में लंबा चौड़ा दिया हुआ है बच्चों। मास ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो इसके वेलोसिटी अर्थ से इतनी है तो प्लैनेट से कितनी होगी। तो एक चीज याद रखो बच्चों, √2 होता है 1.414। बहुत बार जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है। √3 कितना होता है, 1.732, याद रखो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब देख लो बच्चों, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm डिवाइडेड बाय r। अब ये जो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पहले लिखेंगे हम अर्थ के लिए, इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये E फॉर अर्थ है बच्चों। इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ क्या हो जाएगा, √2g, तो g होता है अर्थ के लिए, सबके लिए सेम होता है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे हम प्लैनेट के लिए, इसके वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट इज इक्वल टू 2 रहेगा, g रहेगा, लेकिन मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या फाइंड आउट करना है, प्लैनेट का। तो प्लैनेट का इसको ऊपर रखना होगा, तो क्या करेंगे हम, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से। तो 2 क्या है हमारा, Vp, और 1 क्या है हमारा, Ve। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, √, देख लो, 2gmp डिवाइडेड बाय rp। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय √2 कैपिटल G me डिवाइडेड बाय re। अब ये 2g स्क्वायर रूट में ही कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, √mp डिवाइडेड बाय me। समझ रहे हो, mp डिवाइड बाय me। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हो जाएगा, re डिवाइडेड बाय rp। ये हो गया
वीपी डिवाइडेड बाय वीई। अब हमें पता करना है वीपी, वीई कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडर रूट ऑफ एमपी, एमपी की जगह रख सकते हैं 4 एमई डिवाइडेड बाय एमई इनटू आरई, आरई का आरई रखेंगे बच्चों डिवाइडेड बाय आरपी, आरपी की जगह क्या रखेंगे 2 आरई, समझ रहे हो। तो यमी यमी कैंसिल, आरई आरई कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, इसको उठाकर इधर लेके चले जाओ तो वीपी आ गया 11.2 इंटू √2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर सॉल्व करना चाहते हो उसको तो सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व हो जाएगा देख लो, 11.2 इंटू √2 क्या होता है 1.414। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 1.4, तो 14 इंटू 2 28 का 2 2 आ गया, 14 1 जा 14, 15 16 का 6 1, 14 14 15, तो कितना हो जाएगा 15.68 किलोमीटर पर सेकंड। तो उस प्लैनेट से चलो 15.68 किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगी उस प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, तो इसी तरह से और कुछ चैप्टर है बच्चों, 9 चैप्टर है, पार्ट फर्स्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा बिग चैप्टर था, अब इसके आगे के तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई जर्नी, एक नई चैप्टर के साथ। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।